हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक्सरसाइज 7 ये चल रहा है, जिसके मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको पहले सॉल्यूशन दे दिए हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 13 तक कंप्लीट कर दूँ और फिर हमारा ये जो एक्सरसाइज होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए क्वेश्चन नंबर 9 तक, या जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही अगर कुछ डाउट रहे तो इंस्टा और टेली पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको इनके नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो ये जो हमारे पास ट्रायंगल ABC है, इसमें एक साइड है BC। ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है D पर। ये जो D है ना, ये पूरे साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। एंड O इज़ एनी पॉइंट ऑन AD, और AD जो हमारे पास एक लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें कहीं पे बीच में एक पॉइंट O आ रहा है। ओके। और क्या क्या कहा गया भैया, BO एंड CO प्रोड्यूस मीट एट AC एंड AB। B से O तक लाइन बनाया गया, वो जा करके AC पर मिला। C से O तक लाइन बनाया गया, वो जा करके AB पर मिला। ये F पर मिल रहा है और ये E पर मिल रहा है। आगे बोला जा रहा है कि एंड AD इज प्रोड्यूस टू X। AD जो हमने लाइन बनाया था, जो बाइसेक्ट किया था BC को, उसको आगे X तक बढ़ाया जा रहा है, सो दैट D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OX। और इस तरीके से O से लेकर के अगर X तक का आप लोग लेंथ देखोगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है, तो ये जो D है ना, फिर से मिड पॉइंट हो जा रहा है। जैसे इधर मिड पॉइंट का काम कर रहा था, वैसे इधर से भी मिड पॉइंट का काम कर रहा है। OX का भी मिड पॉइंट है। ओके। सो प्रूव दैट AO रेशियो AX। AO कहाँ पर है भैया, तो AO यहाँ पर है, और AX का रेशियो कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर के कंप्लीट यहाँ तक है। तो इसका जो रेशियो है वो इक्वल है AF रेशियो AB के। तो AF कहाँ, AF, और इसका रेशियो AB। इसको अपने को यहाँ पर से शो करना, प्रूव करना। और ये हमारा थेल्स का थ्योरम मुझे दिख रहा है। थेल्स के थ्योरम ऐसे ही रहता है, बस वहाँ पे रेशियो नहीं लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। साथ ही साथ हम लोग को और बोला जा रहा है एंड सो दैट, और एक चीज़ और शो कीजिए कि जो EF है वो पैरेलल है BC के। ये वाली जो लाइन EF है वो BC के पैरेलल, ये भी अपने को शो करना है। दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। आइए सबको एकदम धीरे धीरे आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया जाए। सो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लिया है और इन चीज़ों को हमको प्रूव करना है, वो भी मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखो हमारा जो ये पूछ की तरह निकला हुआ है ना X, तो इसका कुछ तो रीज़न होगा ही। डायरेक्ट तो हम लोग को ये X ऐसे निकाल के दिया नहीं जाता। तो क्या रीज़न है वो समझो। आप क्या करोगे, B से X को ज्वाइन करोगे और C से X को ज्वाइन करोगे, ताकि हमारे पास ये कंप्लीट ट्रायंगल बन सके। ट्रायंगल बनेगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ और ये C से X को ज्वाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा अपने को कि हमने क्या क्या एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, जिसमें हमने ज्वाइन किया है BX एंड CX। ओके, इतना क्लियर है। अब आप लोगों को क्या क्या पता है, यहाँ पर आप लोग देखना, इसको पकड़ो। ये जो हमारे पास BOCX है ना, आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। इसको सबसे पहले आप लोग कर लो एक पैरेललोग्राम, और वो हो जाएगा। कैसे होगा वो समझना। हमसे क्या बोला था कि हमारा ये जो D है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, BC का। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। और उसी तरीके से जो D है वो मिड पॉइंट है OX का भी। क्वेश्चन ने बोला था ना कि OX का मिड पॉइंट है, मैंने वहाँ पर बताया भी था। एंड ऑल्सो OX, यहीं पे एक साथ लिख देते हैं, ज़्यादा अपने को अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। तो अगर D मिड पॉइंट है इस BC का और OX का, इसका मतलब क्या हुआ कि BC और OX एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखोगे सो BC बाइसेक्ट, BC और जो रहा है बाइसेक्ट हो रहा है किसके द्वारा, OX के द्वारा। फिर OX जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है। BC एंड OX बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसे लिख दो, BC एंड OX बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पर ये ध्यान देना आप लोग कि ये जो BC है और ये जो हमारा OX है, ये आपको BOCD अगर एक मैं क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ तो इसके जो डायगनल्स दिख रहे होंगे, बीच में क्या होते हैं, डायगनल्स होते हैं। और अगर डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि BOCX जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना, वो क्या है, एक हमारा पैरेललोग्राम है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि इन क्वाड्रिलेटरल, पहले आप लोग एक बार इसका नाम क्वाड्रिलेटरल लिख देना कि क्वाड्रिलेटरल BOCX डायगनल्स DIAGO डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो BOX है ना, BOCX यानी कि वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। तो इज़ अ पैरेललोग्राम। बस इतना ही आपको मेन काम करना था। अब अगर BOCX पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि हमारा जो BO होगा वो पैरेलल हो जाएगा CX के। इतना तो समझ में आ गया आपको ना। BO कौन सा, ये वाला, CX कौन सा, ये वाला। उसी तरीके से इधर से अगर मैं देखूं तो जो BX है और यहाँ से मेरे पास जो CO है, ये भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बगल में लिखता हूँ कि जो BX है वो हमारा पैरेलल हो जाएगा CO के, या फिर OC भी लिख सकते हो आप लोग, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये चीज़ों को हमने यहाँ पर आपस में पैरेलल क्यों किया, अब आपको समझ में आएगा।
अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखते हो तो जो BO है वही आगे जा करके E में मिल रहा है, यानी कि एकदम सीधा लाइन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर BO और CX हमारे पैरेलल हैं तो जो BE होगा और जो CX होगा वो भी पैरेलल होगा, यानी कि BE जो है वो भी हमारे CX से पैरेलल होगा। और मेरे को BE का भी पूरा जरूरत नहीं है, मेरे को केवल OE का जरूरत है, तो मैं यहाँ से OE ले लेता हूँ क्योंकि ये OE जो है वो BE का ही पार्ट है। इसका मतलब जो OE है वो भी CX के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OE इज ऑल्सो टू पैरेलल टू CX। ये इधर हो गया, सेम काम इधर भी करेंगे। देखना हमारे पास कौन सा था, BX, ये वाला साइड जो था वो CO के पैरेलल था, तो CO जो है वही आगे जाकर के F तक मिल रहा है, यानी कि जो BX है वो हमारा क्या होगा, CF के भी पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा BX है वो ऑल्सो पैरेलल टू CF, और हम लोग को पूरे CF का भी जरूरत नहीं पड़ने वाला है, हमको केवल OF का जरूरत पड़ने वाला है। तो हमारा अगर CF के पैरेलल है तो OF के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग कि इसलिए जो BX है वो हमारे OF के भी पैरेलल है। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी थी, अगर आपने ये दो चीज़ें यहाँ पर निकाल ली हैं तो अब आपको बहुत ही आसान पढ़ने वाला है। क्यों पढ़ने वाला है वो समझना। BX और अच्छा पहले इसको पकड़ते हैं, OE और CX कहाँ पर बन रहा है हमारा, देखो OE और CX यहाँ पर बन रहा है, तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं। पहले चीज़ हमको क्या प्रूव करने के लिए बोला था, AO और AX बोला था ना, तो AO कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो अपन इधर वाले को पहले सॉल्व करते हैं। देखो अगर अपन ये वाला ट्रायंगल पकड़ें ABX, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ABX, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको ताकि अच्छे समझ में, इन ट्रायंगल ABX। तो ABX के अंदर क्या क्या देखो आपस में हमने यहाँ पर पैरेलल प्रूफ किया है। तो ABX में हमने यहाँ पर ये जो हमारा OF है और ये जो हमारे पास BX है इसको हमने पैरेलल प्रूफ किया है ना। ये किस तरीके से दिख रहा है मैं एक बार आपको अलग से डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ। ये ऐसे ऐसे और कुछ इस तरीके का डायग्राम है। यहाँ पर मेरा A है, यहाँ पर मेरा B है और यहाँ पर मेरा X है। उसके अलावा इसमें एक लाइन भी बना हुआ है ऐसे करके, यहाँ पर F लिखा हुआ है और यहाँ पर O लिखा हुआ है, और हमने इसी OF को और हमने यहाँ पर ये जो BX है इन दोनों को आपस में क्या किया, पैरेलल प्रूफ किया है। तो अगर ये पैरेलल है तो इसका जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। कौन कौन सा रेशियो, तो हम लोग को AO और AX जो है ना कंप्लीट वाला रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन में ध्यान देखना कि किस तरीके से रेशियो दिया हुआ है उसी तरीके से लिखना। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो AO है डिवाइड बाई AX अगर करते हैं थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, AO डिवाइड बाई AX तो वो इक्वल हो जाएगा AF डिवाइड बाई AB के। यहाँ पे लिखो AF डिवाइड बाई AB का। पहला चीज़ तो ये हमको प्रूफ करना था, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे देना और यहाँ पर प्रूव्ड भी छोटा सा लिख देना कि हमारा इसको हमने यहाँ पर एक प्रूफ किया है। पहला वाला हमको ये प्रूफ करना था AF बटा AB। दूसरा अपने को EF और BC को पैरेलल प्रूफ करना है। तो अब आप क्या करोगे, जो इधर वाला हमारा ट्रायंगल है ना ACX, ये वाला ट्रायंगल उसका यूज़ करोगे, जैसे भी आपने ABX का यूज़ किया उसी तरीके से ACX का करोगे। तो इन ट्रायंगल ACX इसके अंदर हमारा ये जो EO है और हमारे पास यानी OE जो है और हमारे पास CX है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी हमारे पास थेल्स थ्योरम वर्ड जो है ना हमारा यूज़ हो जाएगा थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर हम लोग इसमें वही चीज़ करेंगे AO डिवाइड बाई AX। ठीक है, यहाँ पर भी लिखो आप लोग AO डिवाइड बाई जो AX होगा वो इक्वल हो जाएगा AE डिवाइड बाई AC के। तो AE डिवाइड बाई AC के हो गया इक्वल। ओके, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, और थेल्स थ्योरम यहाँ पे साइड में जरूर लिख देना कि जो हमने ये लेकर के आया है कौन से रूल से लेकर के आया है, तो थेल्स के थ्योरम से लेकर के आया है, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि BPT भी कहते हैं। आप लोग BPT भी लिख सकते हो शॉर्टकट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास AO AX यहाँ भी है, AO AX यहाँ भी है। तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या क्लियर होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से ये पता चलता है कि अगर लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल होगा, यानी कि हमारा AF डिवाइड बाई AB जो है ये भी इक्वल हो जाएगा हमारे AE डिवाइड बाई AC के। और यहाँ पर अगर AF और AB को आप लोग ध्यान से देखोगे तो AF डिवाइड बाई AB, और इधर हमारे पास आ रहा है AE डिवाइड बाई AC। तो ये अब कौन से में वर्क कर रहा है, ये हमारे इस वाले ट्रायंगल में वर्क कर रहा है, यानी कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है उसके जो साइड्स के रेशियो हैं वो आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब अपन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तब यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हमारा ये चीज़ आपस में इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो लाइन FE है और ये जो लाइन BC है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, जिसको हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से हमारा जो FE है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BC का। और ये भी अपने को लेकर के आना था, तो इसको भी प्रूव करके इस तरीके से लिख दो। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट होता है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो फट से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बेसिक दम है, एकदम आराम से सॉल्व करना, बस ये ध्यान रखना कि इसको ज्वाइन कर दो ताकि ये ट्रायंगल बन जाए। ओके, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं 11th वाला। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा।
सो देखो जो अगला क्वेश्चन 11th वाला उसमें से बोल रहा है कि एक ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है इन विच P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC। इसमें जो P है ना ये DC का मिड पॉइंट है और जो Q है वो एक पॉइंट है AC के ऊपर, यानी कि जब डायगोनल AC को मिलाया जाता है तो उसमें पॉइंट एक Q हमको मिलता है और Q इस तरीके से है कि जो CQ है वो 1/4 ऑफ AC है, यानी कि अगर AC का मैं टोटल 4 बराबर बराबर पार्ट कर दूं तो उसमें से एक पार्ट जो होगा वो CQ होगा। समझ में आया? अब हमसे बोल रहे हैं कि इफ़ PQ प्रोड्यूस मिड BC, यानी कि PQ को अगर अपन आगे बढ़ाते हैं जो BC में मिले और कहाँ पर मिले तो R पर जा करके मिले, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो R है ना वो मिड पॉइंट है इस BC का। कैसे प्रूव करेंगे आइए समझते हैं, बेसिक से क्वेश्चन ये भी। सो देखो इस तरीके से हमको डायग्राम दिया हुआ है, हमको क्या प्रूव करने के लिए बोला है कि R जो है वो इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट अब यहाँ पर R है तो इसका मतलब हमको मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, पहला काम कि इनको आपस में ज्वाइन करो। ये जो D और B जो डायगोनल है ना इसको ज्वाइन कर दो और यहाँ पर जो हमारे पास बच रहा है पॉइंट इसका नाम S दे दो, क्योंकि R तक वर्ड यूज़ हो गया है तो इसका नाम हम लोग S दे देते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर से मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, हमको कुछ चीज़ें दी गई थी ना उसको मैं लिख भी लेता हूँ क्या क्या गिवन है, ताकि आपका ये जो डाउट है वो क्लियर रहे। तो हमको गिवन बस एक ही चीज़ था कि जो CQ है वो इक्वल है 1/4 ऑफ AC के। ठीक है, यहाँ पर CQ का वैल्यू जो है 1/4 ऑफ AC दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पर कि हमारे पास हम लोग क्या जानते हैं कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि वी नो, हम लोग लिख देंगे कि वी नो diagonals of पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला लाइन और ये लाइन आधा आधा हो गया है, यानी कि जो हमारे पास ये CA है, ठीक है, ये वाला जो पूरा लाइन है वो क्या है, या फिर आप CA या फिर AC लिख सकते हो। जो AC है वो CS का क्या है, आधा है, यानी कि CS जो है ना वो आधा हो जाएगा AC का। इसको ऐसे लिख लो आपको डायरेक्ट कि जो CS होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ AC। समझ में आया ना? क्यों हाफ होगा? क्योंकि हमने जैसे कि आपको बताया कि ये जो डायगोनल्स है इसको इस लाइन में थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हमारे पास एक AC डायगोनल है और एक DB डायगोनल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चूँकि AC से रिलेटेड हिंट दिया हुआ है तो AC का यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो AC है उसका आधा हमारा ये ऐसे भी हो जाएगा और इधर से CS भी आधा हो जाएगा। तो मुझे CS का जरूरत पड़ने वाला है क्योंकि ऊपर में डायग्राम वगैरह बना हुआ है, तो मैं CS का यूज़ करूँगा कि हमारा जो CS है वो पूरे AC का क्या है, आधा है, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, बाइसेक्ट हो चुका है। तो अब आप लोग क्या करो ना, इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करो, CS को और CQ को, क्योंकि इधर भी ACR और इधर भी ACR है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 1/4 है और यहाँ पर हमारे पास 1/2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ना AC बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो ये मेरा 2CS हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में बस AC बचेगा। और उसी तरीके से जैसे कि हमको दिया हुआ है CQ = 1/4 ऑफ AC, मैं 4 को इधर भेज देता हूँ तो ये मेरा 4CQ = हो जाएगा AC। 1 AC के बदले में केवल हम लोग AC लिखते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन में 2 ले लो, तो यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है, राइट वाला इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट वाला भी इक्वल होगा। तो लिख दो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमको ये क्लियर होता है कि जो हमारा 2CS है वो इक्वल है 4CQ के। अब आप क्या करो यहाँ से कि आपस में इस 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो जब हमारा 4 इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये हमारा 2/4 हो जाएगा और CS तो रहेगा ही, इक्वल के साइड में हमारे पास CQ रहेगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा CQ है ना वो 1/2 ऑफ CS है। अब देखो ये कहाँ से आया ना, CQ मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और CS कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मेरा CQ जो है वो CS का आधा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा Q है वो मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हमने अगर CQ को CS का, यानी कि हमारे पास जो CQ है वो CS का अगर आधा हो गया, सो जो Q है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मिड पॉइंट ही तो आधा करता है ना, मिड पॉइंट ही बोलते हैं उसको। तो मिड पॉइंट ऑफ CS, Q जो होगा वो पूरे CS का मिड पॉइंट होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि P हमारा मिड पॉइंट पहले से दिया हुआ था, Q जो है अभी हमने मिड पॉइंट प्रूव कर दिया। तो अगर अपन इस ट्रायंगल का यूज़ करें तो किसी भी ट्रायंगल में जब 2 मिड पॉइंट्स आपस में मिल करके जो लाइन बनाते हैं ना, तो वो जो लाइन होता है वो तीसरे वाले लाइन के क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है और हाफ होता है। तो हाफ का जरूरत नहीं है, केवल हम लोग को पैरेलल वगैरह यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो होगा क्या बोलते हैं हमारा PQ, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल C और हमारे पास DS, ठीक है, CDS जो साइड में ट्रायंगल है उसके अंदर हमारे पास P इज़ मिड पॉइंट ऑफ CD, क्वेश्चन में गिवन था, और Q जो है उसको मिड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ
CS। तो इसलिए हमारा जो PQ होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा DS के, या फिर SD जो लिखना, चलो मैं DS लिख देता हूँ। ये वाला जो PQ है और ये जो DS है वो आपस में पैरेलल है। अब जो PQ है वही आगे गया था और DS जो है वही आगे गया था। इसका मतलब कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आगे अगर हम लोग बढ़ाएंगे QR और SB के पास जाएंगे तो वो दोनों भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल ही हो जाएंगे। तो उसको भी आप लोग यहाँ पे बता दो कि हमारा जो QR होगा वो भी क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा हमारे SB के। QR और SB भी हमारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में जिसका नाम CBS रख सकते हैं अपन। तो इन ट्रायंगल CBS के अंदर हमारे पास दो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल है, ये वाला और ये वाला पैरेलल है। तो अगर हमारे पास दो लाइंस आपस में पैरेलल है, यानी कि कोई भी एक बीच में लाइन बनाया जो कि थर्ड वाले साइड के पैरेलल है, तो हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम है अगर उसको हम उल्टा कर दें, जैसे कि हमने क्या देखा था कि हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं, इसका मतलब लाइन पैरेलल होंगे। और उसी तरीके से अगर लाइन पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हमारा ये कहता है कि ये जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे। तो बस इसको डायरेक्ट लिखो आप लोग, इन ट्रायंगल CBS के अंदर हमारा QR और SB हमने पैरेलल प्रूव कर दिया, इसलिए Q जो होगा, Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा Q तो हम लोग पहले मिड पॉइंट लिख ही चुके थे यार CS का, उसको दोबारा से फालतू मैंने लिख दिया। एंड हमारा जो R होगा वो भी मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ CB। ओके, तो R अगर मिड पॉइंट हो गया तो वही तुमको यहाँ पे प्रूव करना था ना, क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 10 में एंड नहीं 11 था ना, R इज मिड पॉइंट ऑफ BC, यही तो बोल भी किया था। तो यहाँ पे CB के बदले में मैं BC लिख देता हूँ ताकि हमारा एक ही लाइन में प्रूफ हो जाएगा। और ये हमने कैसे प्रूव किया, तो साइड में यहाँ पर आप बता भी दोगे कि हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है, थ्योरम। तो इस तरीके से आप इसको जरूर लिखिएगा कि ये जो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। और जहाँ पर हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है ना, वहाँ पर जैसे ये वाला हमने पैरेलल प्रूफ किया था तो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया था, तो इसको भी आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा कि यहाँ पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया है, ठीक है। तो 11 भी कंप्लीट हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी फटाफट कंप्लीट किया जाए इसी वीडियो में। सो 12th वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है, ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है। अब उसके बाद हमारे पास D और E जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास ऑन AB एंड AC, और ये इस तरीके से हैं कि हमारा जो AD है वो इक्वल है AE के, AD ये वाला और AE ये वाला आपस में इक्वल है। हमको ये शो करना है कि जो पॉइंट BCE और D हैं, BCE और D ये कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक मतलब क्या होता है, कभी भी अगर हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है अगर वो साइक्लिक होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो पॉइंट्स होते हैं उनको ही कौन साइक्लिक कहा जाता है। अब क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्या होता है ये समझ लो जल्दी से। तो जैसे कि हमारे पास ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस DECB को याद रखो कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम इसको एक सर्कल में बना दें तो ये अगर सर्कल के अंदर अच्छे से फिट हो जा रहा है, यानी कि इसके जो कॉर्नर्स अगर वो सर्कल में फिट हो जा रहे हैं तो वो साइक्लिक कहलाता है। अब जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम लोग यहाँ पे सर्कल नहीं बनाना है, चिंता मत करो। हम लोग देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक प्रॉपर्टी होता है, उसमें ये होता है कि जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका जो सम होता है, सॉरी सप्लीमेंट्री बोल रहा हूँ, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि जैसे कि ये वाला जो हमारे पास एंगल है और ये वाला जो हमारा एंगल है, ठीक है, उसको सप्लीमेंट्री बोला जाता है। तो ये दोनों जो हमारे एंगल हैं अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, अगर 180 डिग्री आता है तो हमारा क्या कहलाएगा कि B और E आपस में सप्लीमेंट्री हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, चाहे आप D वाले को ले लो चाहे C वाले को ले लो। ओके, तो अगर हम लोग ये काम यहाँ पे कर दें कि B और E जो हमारा एंगल बना हुआ है इन दोनों का सम अगर अपन 180 ले आए तो समझ जाना कि हमारा ये प्रूव हो गया कि ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर मैं ये प्रूव कर दिया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये जो चारों पॉइंट्स होंगे ये कौन साइक्लिक हो जाएंगे। मेन बस यही काम करना है, इन दोनों का सम 180 लेकर आना है, सप्लीमेंट्री लेकर के आना है। आइए सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। हमको क्या चीज़ें दी गई थी, AB और AC इक्वल दिया हुआ था, ये वाला साइड और ये वाला साइड, AD और AE इक्वल दिया हुआ था, AD और AE यहाँ पर हमारे पास इक्वल दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर से इसको थेल्स थ्योरम लगा करके अगर मैं यहाँ पर इक्वल वगैरह प्रूफ कर दूँ तो मेरा काम बन सकता है। यानी कि मेरे को मेन क्या करना है पहले कि ये वाली लाइन को और ये लाइन को आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, मान लो इसकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 और 2 को आपस में अगर आप डिवाइड दोगे, डिवाइडिंग लिख दो इस तरीके से, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमारे पास आधा और कंप्लीट को अगर अपन डिवाइड देते हैं, जैसे AD डिवाइड बाई अगर AB करते हैं तो वो इक्वल आता है इधर के AE डिवाइड बाई AC के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, AD और AB को डिवाइड दिया, इधर से AE और AC को डिवाइड दिया। तो अब आपको यहाँ पे साफ साफ हमारा थेल्स थ्योरम अप्लाई होते हुए दिख रहा होगा।
तो आप डायरेक्ट उसको लिख भी सकते हो यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, या फिर सो करके लिखो डायरेक्ट, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में क्योंकि टाइम बचाना है अपने को। सो हमारा जो DE होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BC के। ये DE और BC पैरेलल हो गए और कौन से रूल से हुए हैं, तो यहाँ पर हमने थेल्स का थ्योरम अप्लाई किया है। कितना क्लियर हो गया, समझ में आ गया, D और BC पैरेलल है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन हो और उसको कोई भी ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता हो, तो जो अंदर में हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये और ये वाले आपस में क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, जिसको हम लोग को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि हमारे पास, अरे यार मैं क्या लिख दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे पैरेलल लिखना था ना, सॉरी प्यारे बच्चों प्लीज़ सॉरी ना। सो हमारा जो DE होगा वो पैरेलल हो जाएगा BC के, ये अपने को लिखना था, और किस लिए हुआ, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ। तो अब अगर हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो एंगल D है और प्लस करें हम लोग एंगल B, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। और उसी तरीके से हमारा जो एंगल E है और एंगल C है, इन दोनों को प्लस करें, एंगल E प्लस एंगल C करते हैं तो भी हमारा 180 होगा। इसको शॉर्टकट में आप लोग को इंटीरियर एंगल लिख देना, यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बारे में आप क्या होता है ये नहीं जानते हो, तो मैंने आपको जैसे कि समझा ही दिया कि पैरेलल अगर लाइन्स है तो उनके अंदर में जो सेम साइड में बनते हैं एंगल्स उनको को इंटीरियर एंगल कहा जाता है, और वो आपस में सप्लीमेंट्री होती हैं। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग को तो सेम साइड वाला करना नहीं था, हमको तो अपोजिट साइड वाला करना था। तो B और E को हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो समझना। हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा C और B एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमको बोला गया था AB और AC आपस में इक्वल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बट हमारा AB जो साइड था वो इक्वल था AC का, तो इनके अपोजिट में जो एंगल B और एंगल C बन रहे हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप एग्जाम में जरूर मेंशन कीजिएगा ना, ताकि टीचर को चेक करने में मजा आ जाए कि बच्चे ने बहुत अच्छे से बनाया है। तो हम लोग क्या करते हैं, C के बदले में मैं B लिख देता हूँ। तो इसलिए हमारा जो एंगल E होगा और प्लस एंगल B होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर C के बदले मैंने B कर दिया। अब देखो E और B, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने अपोजिट साइड्स को अगर सप्लीमेंट्री कर दिया तो हमारा ये जो हो जाएगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। सो हैंस करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंस हमारे पास जो B, C, E और D है ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये हमारा अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, हमारे जो पॉइंट्स हैं B हो गया, C हो गया, E हो गया एंड जो हमारा D हो गया, ये कैसे पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे कौन साइक्लिक पॉइंट्स हैं, कौन साइक्लिक पॉइंट्स। इस तरीके से बस आपको इसको प्रूव करना था, जिसके आपको शुरू में ही समझाया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 13 नंबर का, आइए उसे भी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। सो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे बोल रहा है कि हमारा ट्रायंगल ABC बना हुआ है। ये देखो ट्रायंगल ABC है, इसमें एंगल B जो है, अच्छा बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर दिया हुआ है, यानी कि बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पर यूज़ होने वाला है। बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपने नहीं देखा तो 1 to 4 वाली वीडियो मैंने आपको सिखाया हुआ है, वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो AC पर जाकर के मिल रहा है और इस पॉइंट का नाम D रखा गया है। ए लाइन PQ पैरेलल टू AC, एक लाइन PQ है जो कि हमारा पैरेलल किसके है, AC के पैरेलल है। मीट्स AB, BC एंड BD, ये हमारा AC से भी मिल रहा है, कहाँ गया, सॉरी किसे किसे मिल रहा है, AB से मिल रहा है, A वाला से, यहाँ पर P में मिल रहा है, BC से Q पर मिल रहा है और BD से R पर मिल रहा है। ठीक है, हमको ये शो करना है कि PR मल्टीप्लाई BQ इक्वल टू QR मल्टीप्लाई BP होगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि सर मल्टीप्लाई वाला तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक। जितने भी हमने फॉर्मूला पढ़े, चाहे थेल्स का थ्योरम हो, चाहे मिड पॉइंट थ्योरम हो, चाहे बाइसेक्टर थ्योरम हो, सब में डिवाइड होता था। यहाँ पे मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया, तो कुछ नहीं करना आपको, बेसिकली डिवाइड वाले फॉर्मूला में इसको अप्लाई करना है, ऑटोमेटिकली ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जब डिवाइड को ट्रांसफर किया जाता है दूसरे साइड तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी कि हम लोग पहले डिवाइड में लेकर के आएंगे फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है, हमको प्रूव क्या करना है वो ध्यान रखना है आप लोग। प्रूव अगर ध्यान में रहता है ना तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो प्रूव हमको करना है, बोला गया था कि PR मल्टीप्लाई BQ इक्वल टू QR मल्टीप्लाई BP, ये अपने को यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा गया है। कैसे प्रूव कर सकते हैं वो समझना। तो ये चीज़ें आ कहाँ पर रही हैं, PR कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, BQ कहाँ पर आ रहा है, तो BQ हमारा यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद QR कहाँ आ रहा है, तो ये रहा QR, और BP कहाँ पर है, तो ये रहा BP। यानी कि अगर अपन छोटा वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे ना तो उसमें भी बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखो, अगर अपन बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं तो तुरंत सॉल्व होगा। हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल पूरा ABC पूरा बड़ा सा ट्रायंगल बना था और उसी में हमारा एंगल B का ये वाला जो लाइन है वो बाइसेक्टर है। तो अगर एंगल B का बाइसेक्टर इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए है तो अगर अपन छोटा वाला ट्रायंगल को पकड़ते हैं जिसका नाम PQB रख सकते हैं अपन, तो इस ट्रायंगल में भी तो एंगल B का ये वाला लाइन क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। तो बस वही आप लोग यूज़ करो, इन ट्रायंगल PQB
पी क्यू बी के अंदर बी है ना, बी आर जो है वो बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे लिख दो आप लोग बी आर इज बाइसेक्टर, बी आर जो है हमारे पास वो बाइसेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू बाइसेक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बाइसेक्टर थ्योरम, जो हमारा बाइसेक्टर थ्योरम है उसके हिसाब से क्या होता है, तो उसके हिसाब से ये होता है कभी भी अगर किसी ट्रायंगल को बाइसेक्ट करे, जैसे कि मैं इस ट्रायंगल को बनाता हूँ एक बार फिर से, या फिर चलो इसी में बता देता हूँ, तो हमारा जो बाइसेक्ट किया हुआ पार्ट होता है यानी थर्ड वाला जो साइड होता है उसका अगर अपन रेशियो निकालें, यानी कि पी आर डिवाइड बाई क्यू आर निकालें, तो वो इक्वल हो जाएगा अपोजिट के दो साइड्स के, यानी कि पी बी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी पी लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बी पी वर्ड यूज़ किया गया था, और यहाँ पर से हमारे पास बी क्यू, इस तरीके से समझ में आया ना बाइसेक्टर थ्योरम। अगर नहीं समझ में आया बाइसेक्टर थ्योरम तो आप क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जहाँ पर बाइसेक्टर थ्योरम दिया होता है वो वाला वीडियो देख लेना, कि हमारे पास कभी भी किसी भी ट्रायंगल में जब बाइसेक्ट होता है तो जो वाला साइड को बाइसेक्ट करता है उसका रेशियो अपोजिट के दो साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। बस आप लोग इसको ट्रांसफर कर दियो, पी आर देखो बी क्यू यहाँ डिवाइड में इधर ले आओ तो ये हो जाएगा पी आर मल्टीप्लाई बी क्यू, क्योंकि डिवाइड में था इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरीके से इधर हमारे पास बी पी है, ठीक है, ये क्यू आर को इधर ले जाऊँगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्यू आर मल्टीप्लाई बी पी हो जाएगा ये तो अपने को प्रूव करना था। तो देखा आपने एक बार में आंसर आ गया एकदम फट से, तो बस आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा तो सारे क्वेश्चन ऐसे एकदम इजीली सॉल्व होंगे। चलो बच्चों यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 7 एक कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है 7B, उससे भी मैं आपको ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में समझा दूंगा। इसके नोट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।